मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। साथियों, किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, राष्ट्र के विकास में सभी को सशक्त करना हम सभी का दायित्व है। आज जितने भी प्रोजेक्ट्स को समर्पित किया गया है वो इसी दायित्व का एक हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है, इनसे बिहार के लोगों, यहां के नौजवानों, यहां की महिलाओं को बहुत लाभ होगा। साथियों, कोरोना के इस संकट काल में हम सभी को बहुत संभल कर भी रहना है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपका और आपके अपनों का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसलिए मैं बिहार के लोगों से, देश के लोगों से अपने आग्रह को फिर दोहराना चाहता हूं। मास्क जरूर पहने और ठीक से पहने, 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखें, इसका पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, भीड़ लगाने से बचें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की परंपरा वाला जो काढ़ा होता है उसे पीते रहें, गुनगुना पानी पीते रहें, निरंतर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूर्व मध्य रेल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य महानुभावों को हृदय से धन्यवाद, हृदय से आभार। धन्यवाद। तो सुना आपने कृषि बिल को लेकर पीएम मोदी का बयान आया है सामने। उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि किसान अब कहीं पर भी जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। जी हां, बिचौलिए का अब इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। एमएसपी को लेकर गुमराह किया जा रहा है, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी जिक्र किया है। किसानों से पीएम मोदी की अपील है, किसान किसी भ्रम में ना रहें। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जो अध्यादेश यहाँ पर पास किए गए उसको लेकर एक तरफ जहां पर तमाम किसान परेशान हैं, विरोध कर रहे हैं, और इसी के साथ ही साथ विपक्षी पार्टी भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने देखिए यहाँ पर किस तरीके से सबके सामने आकर बयान जो है वो दिया है। किसानों से पीएम मोदी की यहां पर अपील की है कि किसी भी भ्रम में न रहें, और हां, साफ तौर पर यहां पर जिक्र किया गया कि किसी भी बिचौलिए का कोई भी रोल जो है वो नहीं होगा। किसान कहीं भी जाकर यानी कि अपने मन के मुताबिक जो रेट उन्हें चाहिए, अगर वो उन्हें मिल रहा है तो वो अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। किसानों से पीएम मोदी ने अपील की है कि किसी भी भ्रम में ना रहें। और वही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पिथौरागढ़ दौरा है आज। ये बड़ी और अहम जानकारी। 15 योजनाओं का सीएम करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री जिले की विकास योजनाओं की भी करेंगे समीक्षा। आपदा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे सीएम। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। मुख्यमंत्री जिले के तमाम जनता को एक बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पिथौरागढ़ दौरा है आज। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर।
मुख्यमंत्री जिले के विकास योजनाओं की भी समीक्षा जो है वो करेंगे। आपदा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे सीएम। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और लगातार अगर हम बात करें तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार एक्शन मोड में रहते हैं, प्रदेशवासियों के हित के लिए कार्य करते हैं। ऐसे में पिथौरागढ़ दौरा है आज और 15 योजनाओं का सीएम करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री जिले के विकास योजनाओं की भी समीक्षा जो है वो करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो है वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। आपदा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दीपक, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं, क्या अहम होने वाला ये दौरा और किस तरीके से तमाम योजनाओं का लोकार्पण जो है वो करने वाले हैं? सचिन, ये बताऊं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पिथौरागढ़ जिले के दौरे पे तो हैं। इस समय वो भारतपुरा के बरम क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। वहां पे वो जो विगत दिनों में आपदा आई थी उनसे जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उसी के साथ ही जो वहाँ पे राहत शिविर वहाँ पे तैयार किए गए उनका निरीक्षण करने के बाद जो अधिकारी हैं जिले के तमाम अधिकारियों को वो निर्देश दे रहे हैं कि जो भविष्य में जो आपदा पर प्रभावित लोग हैं उनके जो रहन सहन की व्यवस्था है उनके भविष्य के लिए जो व्यवस्थाएं करनी है उनके जो निर्देश हैं वो जारी किए जा रहे हैं। उसके बाद सीएम साहब पिथौरागढ़ मुख्यालय पहुंचेंगे जहाँ पे वो तमाम जो योजनाएं हैं उनके द्वारा पहले से घोषणा की गई है जो उनके लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर को किया जाएगा। उसके बाद शाम जो देर शाम है वहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। साथ ही वो जो तमाम जिले के अधिकारी उनके साथ समीक्षा बैठक में यहाँ पर को भाग लेंगे और रात्रि विश्राम सीएम साहब में होना है। उसके बाद वो अगले दिन अपने दूसरे दौरे के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना रखी तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और वहीं अब अगली खबर है देहरादून से। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की घेराबंदी। जी हां, पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन व्रत अब खत्म हो चुका है। 2 घंटे चला हरीश रावत का मौन व्रत। गांधी पार्क में मौन व्रत पर बैठे थे हरीश रावत। संसद में कृषि संबंधित 3 अध्यादेश लाए जाने से है नाराज। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी पार्क में मौन व्रत पर बैठे हुए थे हरीश रावत। फिलहाल 2 घंटे मौन व्रत करने के बाद अब ये जो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, अब वो खत्म हो चुका है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष कौर जुड़े हुए हैं। सुभाष, अभी हमने देखा पीएम नरेंद्र मोदी जो कृषि अध्यादेश पास हुआ उस पर तमाम बयान जो है वो दे रहे थे और उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसान को इस अध्यादेश से काफी फायदा होने वाला है। लेकिन विपक्ष कई सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 घंटे के मौन व्रत पर रहे राजधानी देहरादून के गांधी पार्क पर। उनका कहना था कि किसान विरोधी जो नीतियां हैं वो भाजपा सरकार लेकर आ रही है और संसद में जिस तरीके से 3 नए अध्यादेश जो भाजपा सरकार ला रही है उसका विरोध करते हुए वो नजर आए। और कुल मिलाकर इस बार जो विरोध प्रदर्शन था वो बेहद अलग था क्योंकि उन्होंने मुंह पर मास्क लगाकर मौन व्रत लगभग 2 घंटे के उसका मुख्य कारण ये था कि उनका कहना था कि जब विपक्ष लगातार जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर सरकार को घेरती है या उनसे सवाल पूछती है तो सरकार उन पर कोई भी ध्यान नहीं देती और यही कारण है कि उन्होंने मौन व्रत रखकर लगभग 2 घंटे का अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। हालांकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य और देखा जाता है कि पहाड़ों में जो कृषि है तो बेहद अच्छी नहीं हो पाती है क्योंकि सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। तो ऐसे में हरीश रावत का कहना है कि कहीं न कहीं किसान को मजबूत बनाने की देश में जरूरत है और जिस तरीके से 3 नए अध्यादेश भाजपा सरकार संसद में ला रही है उससे कहीं न कहीं किसानों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा किसान को ही भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में एक तरफ जहां पर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसान को फायदा होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ये साफ तौर पर कर रहे हैं कि किसान को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर जो है वो बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।
2 घंटे तक लगातार मौन व्रत का जो पूरा कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है ये खत्म कर दिया गया। और भाई शिफनकोट से बेघर लोगों को अभी तक घर नहीं मिल पाया है। बेघर हुए लोगों ने विधायक गणेश जोशी से मुलाकात की है। विधायक से खुद को विस्थापित करने की यहां पर गुहार भी लगाई गई है, पर घर नहीं होने पर अब तमाम परेशानियों का जनता को सामना करना पड़ रहा है। बेघर को कब मिलेगा घर, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। लेकिन इसी बीच में ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से विधानसभा सत्र को लेकर अहम बैठक अब लगातार जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को लेकर बैठक यहां पर की है। ये बड़ी जानकारी एनआईसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा यहां पर की गई है। ये तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। विधायकों को कार्यवाही में वर्चुअल जुड़ने पर मंथन है। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को लेकर यहां पर बैठक की है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से विधानसभा सत्र को लेकर अहम बैठक यहां पर हो रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को लेकर यहां पर बैठक की है। एनआईसी के अधिकारियों के साथ बैठक की और चर्चा भी की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। विधायकों को कार्यवाही में वर्चुअल जुड़ने पर मंथन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को लेकर यहां पर बैठक भी की है। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा सत्र को लेकर अहम बैठक यहां पर हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को लेकर यहां पर बैठक की है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रतन नेगी जुड़े हुए हैं। रतन, लगातार ये जो बैठक है यहां पर हो रही है, इस बैठक का आखिर उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले सचिन जी अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार जो कयास चल रहे थे कि विधानसभा सत्र पंडाल में होगा, होटल में होगा, या फिर हम बात कर सकते कि सचिवालय के भवन में होगा, क्योंकि सचिवालय भवन का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कल कर चुके थे। इससे पहले ही विधानसभा सबका जो मंडल स्तर, इसका भी निरीक्षण किया था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने। तो कुल मिला के अब ये तय हुआ है कि जो विधानसभा का सत्र आउट होगा वो विधानसभा में ही आउट होगा। इसकी तैयारी को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ पर बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने वर्चुअल जुड़ने वाले विधायकों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को और लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की जो है वो एनआईसी के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर चर्चा की गई। यानी कि अधिक से अधिक यदि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सत्र से जुड़ते हैं विधायक, तो उनके लिए किस प्रकार के इंतजाम होंगे। उनके जिले की अगर बात कीजिए, माना कुछ कोटद्वार से आता है या कोई टिहरी जिले से आता है, तो एनआईसी जो कार्यालय होगा वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, उसके इंतजाम यहाँ पर किए गए। हालांकि इसके बाद अब आने वाले दिनों में कार्य मंत्रणा की बैठक होनी है और कार्य मंत्रणा की जब बैठक होगी तब यह तय किया जाएगा कि सत्र कितने दिन का हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना काल के दौरान जो सत्र की कार्रवाई है वो महज एक दिन के लिए हो, यानी कि 23 तारीख से सत्र का आगाज होगा, तो शायद 23 तारीख को ही सत्र यहाँ पर होगा और उसके बाद एक दिन के लिए सत्र आउट यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन अब इसके ऊपर डिपेंड क्या करता है कि कार्य मंत्रणा के दिन क्या कुछ निकलता है, सरकार क्या कुछ विशेष सरकार के पास है और क्या इस पर विपक्ष कहता है, क्या विपक्ष सहमत होगा सिर्फ एक दिन सत्र चलाने के लिए। ये तमाम जो बातें हैं ये जो कार्य मंत्रणा की बैठक होगी उसके बाद ही क्लियर होगी। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि सरकार चाहती है कि जो सत्र हो वो महज एक दिन के लिए ही यहाँ पर चलाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और वहीं अगली खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देहरादून से विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान आया सामने। जी हां, ये बड़ी खबर। विधानसभा भवन में ही संचालित होगा मॉनसून सत्र। 23 सितंबर से होगा विधानसभा सत्र शुरू। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा की सभी तैयारियां अब पूरी होंगी। 23 सितंबर से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र और खासतौर पर महामारी को देखते हुए विधानसभा सत्र की तैयारियां यहां पर लगातार की जा रही हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष का ये बड़ा बयान जो है वो आया है सामने। विधानसभा भवन में ही संचालित होगा मॉनसून सत्र। 23 सितंबर से होगा विधानसभा का सत्र शुरू। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और वहीं अगली खबर सामने आ रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो चुका है। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों ओर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं गाड़ियों की। रास्ते को खोलने में अब जिला प्रशासन जो है वो
जुटा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए भूस्खलन की वजह से किस तरीके से आम जनता को परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो लोगों का जमावड़ा भी यहाँ पर लगा हुआ है, क्रेन मौजूद है और लगातार यहाँ पर रास्ते को साफ किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रास्ते को शुरू कर दिया जाए, सड़क को शुरू किया जाए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्योंकि आवाजाही जो है वो बाधित हो चुकी है भूस्खलन की वजह से। हालांकि जिला प्रशासन लगातार रोड को और आवाजाही को शुरू करने में लगातार काम कर रहा है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील जो है वो जुड़े हुए हैं। सुनील, लगातार ये जो खबर है हम दिखा रहे हैं कि भूस्खलन की वजह से जो सड़क है वो बाधित हो चुकी है। क्या अभी तक सड़क को वापस जो आवाजाही बंद थी यहाँ पर वो शुरू हो चुकी है? सचिन, देखिए, अगर बात करी जाए तो मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन के बाद बंद हो गया था। फिलहाल इस मार्ग को खोल लिया गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ पर जो है मलबा और पत्थर को हटाया गया है, मार्ग सुचारू कर लिया गया है। परंतु लगातार पहाड़ी से मलबा जो भूस्खलन है वो हो रहा है। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य योजना भी बना दी गई है कि इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा और जैसे ही बारिश कम होती है तो इस पहाड़ को ट्रीट करने का काम किया जाएगा, जिससे जो भूस्खलन की घटनाएं हैं उससे रोका जा सके, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है। अचानक रोड बंद होने से लोग काफी देर वहां पर फंसे रहते हैं और इसको लेकर शासन स्तर से भी कहीं ना कहीं अब निर्देश आए हैं कि इस पहाड़ को ठीक करा जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना रखी, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 1192 नए मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या 37,000 के पार है। कोरोना से अब तक 467 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 1192 नए केसेस आए सामने। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, कोरोना मरीजों की संख्या 37,000 के पार हो चुकी है। कोरोना से अब तक 407 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है, विस्फोट लगातार जारी है और यहाँ पर संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में लगातार कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर, 24 घंटे में कोरोना के 1192 नए केसेस आए हैं सामने और ऐसे ही लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब उत्तराखंड में 37,000 के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 407 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड के कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो कोरोना का विस्फोट है वो लगातार जारी, संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है और 24 घंटे में कोरोना के 1192 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं कि संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है तमाम जगहों को प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी लापरवाही की वजह से लगातार ये आंकड़े आसमान को छू रही हैं। और अब रुड़की से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की 12 बाइक के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह का एक मेंबर अभी भी फरार है। फरार चोर की तलाश में जुटी है पुलिस। मंगलौर कोतवाली इलाके का मामला सामने आ रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 2 वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। रुड़की की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस ने 2 वाहन चोर को गिरफ्तार किया। उनके पास से कई वाहन जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लगातार जांच यहां पर की जा रही है। और वह टिहरी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो भी सड़कें बन रही हैं उनमें मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
कहीं ग्रामीणों को पुराने रास्तों को बर्बाद किया जा रहा है, कहीं बिना डंपिंग जोन के सड़क का मलबा ग्रामीणों के खेतों में फेंका जा रहा है, जिससे नाराज कीर्तिनगर पट्टी के ग्रामीण पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल पर बैठे लोगों की अब तक प्रशासन ने सुध नहीं ली है। किसानों का कहना है कि उनके खेतों का कोई मुआवजा नहीं मिला है। उनके डेली यूज के रास्तों को सड़क निर्माण में काट दिया गया है। तो कीर्तिनगर की तस्वीरें जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़क निर्माण पर कई सवाल जो यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम ग्रामीण परेशान हैं और तमाम ग्रामीण धरने पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा और किसी ने अभी तक इस पूरे मामले की सूद ही नहीं ली है। और वह उत्तराखंड में जहां विपक्ष त्रिवेंद्र सरकार की कमियों पर जमकर बखान कर रहा है, वह बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल विपक्ष पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश का विकास कर रही है। उत्तराखंड ने इन 3.5 सालों में विकास के नए आयाम को छुआ है। सुनिए। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत की सरकार लगातार प्रदेश में विकास के नए आयाम छू रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गोयल जी इस वक्त मौजूद है। अनिल गोयल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। अगर बात की जाए औद्योगिक क्षेत्र की, अगर हम बात करते हैं, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ की काम नहीं आती। मोदी जी ने कहा था देहरादून के पेड़ मैदान से कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम आएगी। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। आखिर क्या लगता है आपको, त्रिवेंद्र के राज में क्या कुछ हुआ उत्तराखंड में? क्या विकास पटरी पर लौट आया है? क्या हम कह सकते हैं कि हाँ, डबल इंजन की सरकार ने कुछ बेहतर काम करके दिखाया है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने त्रिवेंद्र जी के रूप में एक अच्छा मुख्यमंत्री और एक सरल व्यक्तित्व को देखा है। 3.5 साल इस सरकार को हो चले हैं और लंबे समय तक कोई बनावट हो नहीं सकती। वो बिल्कुल सरल हैं। ना उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना खान पान बदला, ना अपना पहनावा बदला, ना अपनी बातचीत का तरीका बदला, और वो पूरी तरह से समर्पित भाव से उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने इसको समझा कि अगर सरकार को रोज़गार देना है तो इंडस्ट्री को महत्व देना होगा। उन्होंने इन्वेस्टर्स मीट की, 1.25 लाख करोड़ के MOU, जो कि सोच से भी परे हैं उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए। मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन शो था, जिसमें मोदी जी ने भी उनको शाबाशी दी, अमित शाह जी ने भी उनको भी शाबाशी दी, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया। उसी का परिणाम है कि आज 40-45 हज़ार करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो चुकी है। सर्विस सेक्टर में भी ये इन्वेस्टमेंट हुई है। ये कोविड की वजह से एक दुर्भाग्यपूर्ण समय ज़रूर निकला है, सभी के लिए निकला है, पूरा विश्व इससे त्रस्त है। वरना जितनी तरह के ग्रोथ सेंटर और जितनी तरह के न्यू 13 डेस्टिनेशन के रूप में काम हुआ, जितनी तरह से किसानों को लाभ पहुँचाने की व्यवस्था दी गई, जिस तरह से आयुष्मान योजना का यहाँ पर हर परिवार के लिए उस व्यवस्था को दिया गया, और अंत में जिस तरह से स्वरोजगार की योजना पर एक घोषणा करते हुए उस पर काम किया जा रहा है, जिस तरह से बाहर से सभी आए हुए वापस प्रवासियों को उनकी चिंता करते हुए, उनकी नेटवर्किंग करते हुए, उन्हें यहीं रोकने की, उनका पूरा सहयोग यहाँ के विकास के लिए लेने की, और उनको यहीं पर समाहित करते हुए उनके स्वरोजगार की और रोजगार की चिंता करने का अगर कोई डाटा बन रहा है और उस पर काम हो रहा है, तो ऐसे अनेकों नायाब काम, जिसे मैं इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति होने के नाते भी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते भी देख सकता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो भविष्य के लिए किए गए काम हैं। कोई और मुख्यमंत्री होता है तो पीठ थपथपाने के लिए ऐसे बहुत से लोकप्रिय काम करना, दिखाने के लिए जिसको करना चाहते हैं, साहब मैं तो यहाँ की सब्जी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।